हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। थर्मोडाइनमिक्स में यूनिट नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे कार्नोट्स हीट इंजन के बारे में। तो देखते हैं व्हाट इज कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन अब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हमें पता है नो हीट इंजन कैन हैव can have 100% efficiency according to सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो अब हमें करना क्या है, हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो एफिशिएंसी जो होती है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ हीट टेकन एंड आउटफ्लो फ्रॉम द हीट इंजन, यानी कि जो वर्किंग सब्सटेंस है कितनी हीट लेता है सोर्स से और कितनी हीट देता है सिंक को। तो इन 1824 फ्रेंच साइंटिस्ट थे, सैडी कार्नोट उनका नाम था। उन्होंने एक ऐसा हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड हीट इंजन डेवलप किया दैट हैज मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। तो उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा इंजन जिसके पास मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी थी। तो साइकिल ऑफ दिस इंजन इज का जो थे उनको बोला जाता कार्नोट साइकिल। साइकिल ऑफ दिस इंजन जो इन्होंने डेवलप किया, कार्नोट डेवलप्ड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हीट इंजन। तो इस हीट इंजन को जो इन्होंने डेवलप किया, द साइकिल ऑफ दिस इंजन इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल, इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। ये ब्रीफ में हम देख रहे हैं व्हाट इज कार्नोट साइकिल, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे वो कार्नोट साइकिल में पढ़ेंगे। तो अब हमें पता है कि वर्क को हीट में कन्वर्ट करना, वर्क जो है उसको दोबारा से हीट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, इट इज इरिवर्सिबल। हमने ये भी पढ़ा है, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी मस्ट अवॉइड द इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल। क्यों? क्यों? पर्पस ऑफ हीट इंजन इज अ पार्शियल रिवर्सल ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज कन्वर्शन ऑफ हीट टू वर्क विद द गिवन एफिशिएंसी। तो अब हमें पता है कि अगर हीट फ्लो करती है थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर, then temperature drop is an irreversible process. So if heat flow through a finite temperature drop is an irreversible process, तो अगर हम देखें इन कार्नोट हीट इंजन, when engine takes heat from source, the temperature of working substance is also same, that is हमने पढ़ा था ना T1
यहाँ सोर्स है, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ पे सिंक है। हमने पढ़ा था यहाँ से T1 टेम्परेचर है सोर्स का, यहाँ से हीट लेता है वर्किंग सब्सटेंस और यहाँ पे हीट रिजेक्ट करता है जो कि T2 टेम्परेचर पे होता है। तो ये वर्किंग सब्सटेंस है जो वर्क देता है हमें। तो इस प्रोसेस में अगर हम कार्नोट हीट इंजन की बात करें, when engine takes heat from the source at T1, the temperature of working substance is also सेम यानी कि T1। तो इसका टेम्परेचर भी कितना हो, T1। इसी तरह से जब वो हीट को सिंक में रिजेक्ट करता है, व्हेन इट रिजेक्ट्स हीट टू द सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2, तो इस समय पे इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाए, T2। तो यहाँ पे द साइकिल विल बी आइडियल, तो इसका तो हम कहेंगे साइकिल क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। तो अगर हम हीट इंजन की बात करें, इफ इंजन डज नॉट एक्सचेंज एनी हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंजिंग, so we can say that every process in the idealized Carnot cycle must be either isothermal or adiabatic, क्योंकि कभी हम कह रहे हैं सेम टेम्परेचर और कभी हम कह रहे हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ये दोनों अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें पता है दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम नो एक्सचेंज ऑफ हीट की बात करते हैं तो हमें पता है दिस इज एडियाबैटिक। तो अगर हम बात करें every process in the idealized Carnot cycle must be either isothermal और एडियाबैटिक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कार्नोट हीट साइकिल किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से इसके जो वर्किंग सब्सटेंस है कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे। कंस्ट्रक्शन अगर आप देखो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एज, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ मैं कोशिश करूंगी नीट डायग्राम बनाने की। इट इज सिलेंडर, जिसकी वॉल्स जो हैं वो नॉन कंडक्टिंग है इस तरह से, पर बेस जो है इसका वो कंडक्टिंग है। सिलेंडर है, तो सिलेंडर में हमारे पास ये रहा सिलेंडर। इसी तरह से सोर्स, दिस इज सोर्स। सोर्स जो है, सोर्स इज रेजर्वायर ऑफ हीट मेंटेन्ड एट हाई कांस्टेंट टेम्परेचर T1. This is source. It has infinite thermal capacity and any amount of heat can be drawn from the source without any change in its temperature. यानी कि जितनी मर्जी हम यहाँ से हीट ले लें सोर्स से, इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, T1 रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सिंक। सिंक जो है इज रेजर्वायर ऑफ हीट मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर T2. It has infinite thermal capacity and any amount of heat can be transferred to the sink
विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कि अगर हम इसको हीट देंगे सिंक को तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा T2। इसी जैसे हम सोर्स में से जितनी मर्जी हीट ले लें उसका टेम्परेचर जो है वो T1 रहेगा। इसी तरह से वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन जो है वो आइडियल गैस है जो हमने इस सिलेंडर में भरा हुआ है, यहाँ पे आइडियल गैस। दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन इज एन आइडियल गैस which is taken in a cylinder having perfectly non-conducting walls। ये walls जो है non-conducting है and perfectly conducting bottom, और ये bottom जो है इसका conducting है। It is provided with the frictionless and non-conducting piston। यहाँ पे ये piston है, this is piston जो कि frictionless है और नॉन कंडक्टिंग है। वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग। इसके अलावा एक और जो इसका पार्ट है वो है इंसुलेटिंग पैड। यहाँ पे दिस इज इंसुलेटिंग पैड। तो इंसुलेटिंग पैड इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस हीट इंजन। When the cylinder is placed on the insulating pad, the working substance is completely cut off from the surroundings and the ideal gas can undergo adiabatic change। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ बेस को कंडक्टिंग बनाया है, जब हम ये सिलेंडर को इस इंसुलेटिंग पैड पे रखेंगे तो इस वे से अगर आप देखोगे तो वर्किंग सब्सटेंस इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्योंकि ये इंसुलेटिंग है और ये जो वॉल्स हैं ये भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस लेंगे इस सिलेंडर में, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो इस सिलेंडर में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लेंगे तो इनिशियल स्टेट जो सिलेंडर की होगी वो मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ सिलेंडर। पिस्टन इस पोजीशन पे है, मान लीजिए ये पोजीशन जो है वो ए है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए P1 इज प्रेशर, V1 इज वॉल्यूम एंड T1 इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी दिस इंजन मस्ट हैव द फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा। इसमें सारे प्रोसेसेस जो है या तो आइसोथर्मल होंगे या एडियाबैटिक होंगे। तो अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल में। सबसे पहले बहुत ही ध्यान से फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, सबसे पहले हम इस सिलेंडर को, ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर को जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, हम इसको सबसे पहले यहां रखेंगे फर्स्ट स्टेप में सोर्स के ऊपर। सोर्स का टेम्परेचर क्या है, T1 है। तो जब हम इस सिलेंडर को सोर्स के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, जो गैस है वो एक्सपैंड होगी आइसोथर्मली। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सिलेंडर को रखेंगे सोर्स पे, ठीक है। और जैसे ही हम सोर्स को रखेंगे
the gas be allowed to expand. Gas be allowed to expand isothermally. आइसोथर्मली मीन्स इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं चेंज होना चाहिए, यानी कि जब गैस एक्सपैंड करेगी फ्रॉम ए यानी कि P1 V1 T1 स्टेट से, अब जो पिस्टन है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस है, आइडियल गैस है, जब एक्सपेंशन होगी तो मान लीजिए पिस्टन जो है वो इस पोजीशन पे आ गया, दिस इज बी पोजीशन, यानी कि ये बी पोजीशन है। तो पिस्टन जो है वो एक्सपेंशन के बाद फर्स्ट स्टेप में एक्सपेंशन हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, यहाँ पे P2 V2 एंड T1 टेम्परेचर सेम रहा, T1 रहा, तो B पॉइंट तक टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमें पता है कि Q1 अमाउंट मान लीजिए यहां से, क्योंकि हमने इसको यहां रखा सोर्स पे, तो इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ली वर्किंग सब्सटेंस ने, कहां से, सोर्स से, एंड W1 बी द वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपेंशन हुई, तो एक्सपेंशन हुई, मान लीजिए Q1 जो है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, कहां से, फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। इसी तरह से W1 वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, देन Q1 जो होगा वो W1 के बराबर होगा। तो ये हमने की हुई है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है RT1 log E V2 माइनस V1, विच इज, अगर हम इसको शो करें ग्राफ पे, तो ग्राफ किस तरह से बनाएंगे हम इसका, ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इस तरफ प्रेशर और इस तरफ वॉल्यूम है। अब हम T1 टेम्परेचर पे एक्सपेंशन होगी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन भी करवा दूं, हमने आइसोथर्म्स किए थे, आइसोथर्म्स में हमने इस तरह से आइसोथर्म पढ़े थे कि अगर आइसोथर्म में हमने देखा था द पीवी कर्व फॉर अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। तो आइसोथर्म में ये P है, इसी तरह से ये V है। अगर हम a few isotherms for an ideal gas की बात करें एट टेम्परेचर T1 T2 T3, तो इस तरह से ये आइसोथर्म होंगे, मान लीजिए ये और ये आइसोथर्म्स है। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जैसे जैसे टेम्परेचर T3 से T2 T2 से T1 हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो कर्व जो है यहाँ ओरिजिन से अवे चली गई, तो इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म। तो अब आइसोथर्म में हमारे पास, अगर हम इस वे से यहाँ पे इसी चीज को लेके, अब हमारे पास T1 टेम्परेचर है सोर्स का और T2 टेम्परेचर है मान लीजिए सिंक का, तो अभी हमारे पास एक्सपेंशन हुई, तो ये हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट जो कर्व है T1 टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे मान लीजिए अब हमारे पास
अगर हम दिस इज पॉइंट ए, जहां पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम क्या था V1 और टेम्परेचर T1, तो A से B एक्सपेंशन हुई इस तरह से। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन A टू B। तो यहां से A टू B एक्सपेंशन हुई, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। एरिया अंडर द कर्व यानी कि अगर हम इस कर्व को इस तरह से यहाँ पे ए के नीचे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए है, इसी तरह बी के नीचे यहाँ पे स्मॉल बी है। तो यहाँ से ए टू बी, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, फिर स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए, फिर अगेन कैपिटल ए। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन डब्ल्यू जो वो आ जाएगा एरिया ए बी स्मॉल बी ए। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। अब आ गया सेकंड प्रोसेस, साइकिल का सेकंड प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन थोड़ा सा लेंथी जरूर है ये टॉपिक, लेकिन अगर आप धीरज रख के करोगे तो वो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, सिलेंडर को रिमूव कर दिया सोर्स से, यानी कि सेकंड स्टेप में हमने ये जो सिलेंडर था इसको सोर्स से यहां से उठा लिया। यहां से उठा के हमने क्या किया, इसको यहां पे रख दिया, ये सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमने सिलेंडर को यहां रखा था, सेकंड स्टेप में हमने इसको यहां रख दिया। तो अब गैस जो एक्सपैंड हुई वो एडियाबैटिकली हुई। तो सेकंड स्टेप में सिलेंडर को रिमूव्ड फ्रॉम सोर्स and is placed on insulating pad। तो अब क्या, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड adiabatically। gas is allowed to expand adiabatically। तो जब एडियाबेटिकली अलाउ करेंगे हम इसको एक्सपैंड करने के लिए, तो अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जो है वो इसका टेम्परेचर T2 है जो इसका मान लीजिए हो गया, और टेम्परेचर फॉल करेगा। यानी कि इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ T1 था, अब अगेन एक्सपेंशन हुई, यहाँ पे ये एक्सपेंशन हुई, ये पॉइंट C बन गया। ठीक है, यहाँ पे P3 V3 और टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया। इस केस में हमारे पास जो T2 है वो लेस देन T1 होगा। टेम्परेचर क्या करेगा, अब यहाँ पे टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, क्योंकि गैस जो है वो एडियाबेटिकली एक्सपैंड हो रही है, तो टेम्परेचर फॉल करेगा। तो टेम्परेचर जो है वो T2 हो जाएगा द सेम एज दैट ऑफ द सिंक। जितना टेम्परेचर कितना था यहाँ पे सिंक पे था, सिंक का टेम्परेचर भी T2 था। तो यहाँ पे हमारे पास जब एडियाबेटिकली हुई फ्रॉम B टू C, अब C स्टेट क्या है, P3 V3 और T2।
अब इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्व के ऊपर सी जो पॉइंट है उसको इस तरह से हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दिस इज पॉइंट सी। तो ये ए, ये बी और ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी। तो अब हम इसको भी यहाँ पे स्मॉल सी, इसके नीचे का जो है वो स्मॉल सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें पता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा W2, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, वो हो जाएगा हमारे पास W2 इज इक्वल टू, ये भी हमने किया है, गामा -1 T1 माइनस T2। तो यहाँ पे गामा जो है हमें पता है CP/CV और R कांस्टेंट है। इसी तरह से T1 और T2 जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो अगर हम कर्व में देखें W2 होगा एरिया BC स्मॉल सी BB, ये देखिए यहाँ पे BC स्मॉल सी BB, यानी कि ये जो एरिया होगा हमारे पास, ये वाला एरिया जो होगा B to C, C to स्मॉल C to B, फिर अगेन कैपिटल B। तो ये होगा ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे एट आइसोथर्मल कंप्रेशन। थर्ड जो स्टेप होगा इसका वो होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन बिल्कुल सिंपल। अब हमने क्या किया, सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड से रिमूव कर दिया और इसको अब हमने रख दिया सिंक पे। सिंक पे टेम्परेचर क्या है T2 एंड द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, क्योंकि अब टेम्परेचर T2 जो है कम है, तो स्टेट C से स्टेट D पे जाएगा आइसोथर्मली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, removed from pad and placed on sink। सिंक का टेम्परेचर क्या है T2, तो गैस कंप्रेस होगी आइसोथर्मली एंड गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। तो अब आइसोथर्मली फ्रॉम C to D। अब D पे क्या होगा, P4, यहाँ पे C पे 3 था, अब यहाँ पे P4 V4 और टेम्परेचर सेम रहेगा T2, क्योंकि आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुई, कंप्रेशन हुई। यानी कि अब हमारे पास सिलेंडर पे ये जो स्टेट थी, अब यहाँ से जो पिस्टन है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। पिस्टन की मूवमेंट जो है अब कंप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। पिस्टन जो है दोबारा से यहां से नीचे जाना शुरू कर देगा, C पोजीशन से नीचे जाएगा। तो दिस इज कंप्रेशन। तो इस केस में, कंप्रेशन के केस में हमारे पास Q2 बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, क्योंकि सिंक जो है वो T2 टेम्परेचर पे है, जो बेस है वो कंडक्टिंग है। अब क्या करेगा, सिलेंडर में से हीट जो है वो
रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट कहाँ पे होगी, सिंक पे रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें Q2 हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिलेंडर को सिंक पे रखा, यहां पे अब हमने थर्ड प्रोसेस में यहां सिलेंडर को सिंक पे रख दिया। जब हम सिंक पे रखेंगे तो ये Q2 अमाउंट हीट रिजेक्ट करेगा। यहाँ पे हीट को इसने एब्जॉर्ब किया था, यहाँ पे हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो हीट रिजेक्टेड टू द सिंक Q2। तो यहाँ पे अब W2 बी द वर्क डन ऑन द गैस। अगर हम वर्क डन की बात करें, W3 कर ले क्योंकि W2 हमने यहाँ ले लिया, तो W3 वर्क डन ऑन द गैस। क्यों वर्क डन, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस। तो W3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी कंप्रेशन में, -RT2 log E V4 by V3। और ये कौन सा ग्राफ में अगर हम देखें C/D किस तरह से हम जाएंगे, तो अब हम जा रहे हैं C/D। तो हम अपना इंक वही ले लेते हैं C/D जाने के लिए। तो अब देखिए, अब ये आ गई हमारे पास दूसरा आइसोथर्म। ये देखिए, दिस इज सेकंड आइसोथर्म T2 टेम्परेचर पे। अब जो कंप्रेशन होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज कंप्रेशन। तो अब यहां से C2, ये पॉइंट यहां पे मान लीजिए दिस इज पॉइंट जो है हमारे पास C से, ये पॉइंट मान लीजिए हमारे पास यहां कहीं पॉइंट आ गया D। तो दिस इज पॉइंट D। अब इसी तरह से D के नीचे हम स्मॉल d पॉइंट है जो वो ले लेते हैं। तो अब हमारे पास वर्क डन जो है यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे C यहाँ पे C से शुरू होके C, फिर C से कैपिटल D की तरफ जाएंगे, कैपिटल D से स्मॉल d की तरफ, फिर स्मॉल d से जो है हम स्मॉल इस तरफ जाएंगे C की तरफ, ये इस तरफ। तो यहां से दिस इज एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया जो है C दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अब लास्ट जो स्टेप है वो भी देख लेते हैं। लास्ट स्टेप जो है इसका वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो बस अब हमने क्या किया, सिलेंडर को दोबारा से सिंक से रिमूव कर दिया, रिमूव्ड फ्रॉम सिंक and placed on the insulated pad and placed on insulated pad। अब क्या होगा, गैस कंप्रेस करेगी लेकिन एडियाबैटिकली, गैस कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। यानी कि अब जब गैस जो एडियाबैटिकली कंप्रेस करेगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा,
अब इसका टेम्परेचर जो है फोर्थ स्टेज में टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर T2 से अगेन T1 पे चला जाएगा, ठीक है, सच दैट द टेम्परेचर rises to T1, तो द सेम एज दैट ऑफ द सोर्स। अब सोर्स का टेम्परेचर कितना था, T1 था, तो फिर दोबारा से वही आ गया जहां से चले थे। तो अब अगर हम W4 वर्क डन की बात करें ऑन द गैस, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस, अगर हम वर्क डन की बात करें W4, तो वो हो जाएगा हमारे पास -R एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए फॉर्मूला T2 माइनस T1, ये आ गया हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब यहां से भी हम एरिया देख लेते हैं। यहाँ पे जो एरिया आएगा हमारे पास, अगर हम जाएं दोबारा से कर्व पे, तो अब देखिए अब हम जा रहे हैं इस तरह से, अब हम इस तरह से एडियाबैटिकली जो है वो कंप्रेशन हो रही है, तो अब हम जा रहे हैं इस तरह से, ये यहां से यहां जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें, ये Q1, यहाँ पे Q2, जो हीट है, अगर हम हीट की टर्म में बात करें, हीट यहाँ एब्जॉर्ब की और यहाँ पे रिजेक्ट की, तो एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे आ जाएगा W4, तो W4 एरिया माइनस एरिया DA स्मॉल a D कैपिटल D। तो अब नेट वर्क डन क्या होगा इन वन कंप्लीट साइकिल, हमें पता है सब वर्क डन जो है वो, या सब एरिया जो है वो हमने ऐड कर देने हैं। तो द नेट वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल, वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले W1 प्लस W2, उसके बाद नेगेटिव वाले W3, अगर हम इस तरह से इसको लिख दें W4, तो ये हो गया। तो यहां से हम एरिया, यहाँ एरिया पहले W1 में क्या था हमारे पास, A B स्मॉल b A, फिर हमारे पास था एरिया B फिर हमारे पास था एरिया CD स्मॉल C कैपिटल C, फिर इसके बाद एरिया ये वाला फाइनल वाला जो है DAA D कैपिटल D। तो अगर आप सब एरिया अगर आप इसको ऐड करो, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो कर्व के अंदर वाला एरिया मिलेगा, विच इज एरिया ABCDA, यानी कि अब हमें ये वाला एरिया मिला। इसको हम, तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व ABCDA, यानी कि ये वाला एरिया। ये कंप्लीट वन साइकिल में जो एरिया मिला आपको वो ये वाला मिला। तो हमें पता चल गया कि नेट वर्क डन बाय द गैस इन वन कंप्लीट साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय द कार्नोट साइकिल। तो अब हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे,
net work done by the gas in one complete cycle is numerically equal to area enclosed by the Carnot cycle. अब जल्दी जल्दी से हम इसकी एफिशिएंसी भी कर लेते हैं. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. तो एफिशिएंसी क्या होती है हमें पता है. एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट इंजन की रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन W टू द हीट एब्जॉर्ब्ड Q1. तो यहाँ पे अगेन Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1. ये हमने हीट इंजन के केस में भी किया था 1 माइनस Q2 बाय Q1. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अब Q2 बाय Q1. इसको हम इस तरह से P2 log E V3 by V4 divided by P1 log E V2 by V1. ये हमने यहाँ पे Q1 और Q2 यहाँ पे ये देखिए ये हमने किया था यहाँ पे Q1. इसी तरह से यहाँ पे हमने ये किया था Q2. ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो W3 है ये Q2 के बराबर है. जिस तरह से यहाँ पे जो Q1 है W1 के बराबर है इस तरह से यहाँ पे भी Q2 इज इक्वल टू W3. तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है वो पुट कर दी. तो यहाँ से हमारे पास अब हमें पता है जो BC रिप्रेजेंट करती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो हमारे पास सिंस BC represents an adiabatic process. तो ये हमें पता है कि TV गामा -1 ये TV गामा -1 कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. तो अगर हम ये वाली इक्वेशन से देखें तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना. T1 जो है हमारे पास V2 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V3 गामा -1. हम इतनी कर्व की बात करते हैं. ये कौन सी हम ये वाली कर्व की बात करते हैं. ये वाली कर्व की. ठीक है B2C. यहाँ पे टेम्परेचर T1 यहाँ पे टेम्परेचर T2. ठीक है. यहाँ इस केस में जो वॉल्यूम यहाँ पे था हमारे पास P1 V1 यहाँ पे था P2 V2. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास P3 V3. तो इस वे से हम यहाँ पे ये इक्वेशन हमने पुट की. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास अगर हम V2 बाय V3 की बात करें तो वो आ जाएगा T2 बाय T1 1 बाय गामा -1. सिमिलरली अगर हम DA कर्व की बात करें तो वहां से हमारे पास
V1 बाय V4 सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए T2 बाय T1 1 बाय गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वेशंस जो है V2 बाय V3 और V1 बाय V4 ये वाली मान लीजिए ये इक्वेशन जो है हमारे पास P है, ये इक्वेशन जो है हमारे पास Q है। तो इन दोनों इक्वेशंस से हमारे पास V1 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V3 और V3 बाय V4 इज इक्वल टू V2 बाय V1 आ जाएगा। तो अब इन इक्वेशंस से हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन, और इसी तरह से हमारे पास ईटा में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये आ गया हमारे पास। ईटा के केस में हमारे पास, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये इक्वेशंस लॉग की जो थी हमारे पास, क्योंकि ईटा क्या था हमारे पास 1 माइनस T2 लॉग E V3 बाय V4 डिवाइडेड बाय T1 लॉग E V2 बाय V1। ठीक है, तो अब हमने क्या कह दिया, ये दोनों इक्वेशंस जो है हमारे पास ये सेम आ गई। तो ईटा जो है हमारे पास यहां से इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, हेंस एफिशिएंसी ऑफ आइडियल हीट इंजन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक T2। T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है और T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर है। ठीक है, इसी तरह से एज एब्सोल्यूट जीरो इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल एंड इट इज एन अनअटेनेबल टेम्परेचर, so the efficiency of a heat engine is always less than 1 or 100%. Eta is always less than 1 or 100%. ठीक है, so the whole of heat can never be converted into work, which is in accordance with the second law of thermodynamics. In accordance with second law। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें स्टीम इंजन के केस में, स्टीम इंजन जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 8 to 15%। इसी तरह से अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें, पेट्रोल इंजन एफिशिएंसी जो होती है 40% के लगभग होती है। इसी तरह से डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 50 to 55% के करीब होती है। चलो जी, ये हो गया हमारा कारनोट्स हीट साइकिल। बहुत लंबा था लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।